हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था में आपका स्वागत है। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में एक और नया अध्याय लेकर आए, इसका नाम न्याय निगमन। और इस अध्याय की बात करें तो आपके समस्त पेपरों में एक या दो प्रश्न आने की फुल संभावना है कि एक या दो प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इस न्याय निगमन अध्याय को कवर करना है तो आप कुछ बेसिक हम बताएंगे जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जो एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपी स्टेट के समस्त एग्जाम आ सकता है। और अन्य एग्जाम की बात करें, अन्य अदर स्टेट के एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर भी आता है। एसएससी के समस्त पेपरों में इसका प्रश्न आता है। वर्तमान में एसएससी जीडी चल रहा है, उसमें भी एक या दो प्रश्न आने की फुल संभावना है, ध्यान रखें। तो इस अध्याय को अच्छे से कवर करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। फिर चलिए, जैसे आप लोगों ने पहले सुन चुका है, हम आपको बता रहे हैं अध्याय का नाम न्याय निगमन है, जिसे बोलते हैं सिलोजिज्म अंग्रेजी में। और इस अध्याय का प्रश्न एक या दो तो आना ही है, और वर्तमान जीडी में एक प्रश्न आना ही है, एक या दो। चलिए हम देख लेते हैं कि न्याय निगमन होता क्या है। ठीक है, न्याय निगमन होता क्या है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा की बात करें। ठीक है, न्याय मतलब होता है न्याय। जैसे न्यायालय होता है न्याय प्लस आलय, मतलब आलय मतलब होता है घर। किसका घर? न्याय का घर ही क्या कहलाता है? न्यायालय कहलाता है। उसी प्रकार हमारे पास क्या दिया है? न्याय निगमन। तो हमें भी इस अध्याय में न्याय करना है, आपको न्याय करना है। तो इस न्याय निगमन की परिभाषा हम कह सकते हैं, न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक कथन, तर्क या आपको वाक्य मिलेंगे जिनके आधार पर आपको तर्कयुक्त निष्कर्ष निकालना है। उसके बाद आपको विकल्पों के माध्यम से आपको आंसर बताना है, वही कहलाता है न्याय निगमन। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, न्याय निगमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक क्या मिलेंगे आपको? कथन मिलेंगे, या तो वाक्य मिलेंगे या तर्क मिलेंगे। इनके आधार पर आपको तर्कयुक्त क्या निकालना है? निष्कर्ष, यही कहलाता है न्याय निगमन। चलिए, तो आपको न्याय निगमन अध्याय में क्या क्या मिलने वाला है? आपको पहला पॉइंट क्या मिलेगा? कथन। ठीक है, तो कथनों की संख्या एक हो सकती है, नहीं, कम से कम दो हो सकती है, और अधिक से अधिक दो से ज्यादा हो सकती है। तो एक निष्कर्ष मिल सकता है, दो मिल सकता है, तीन मिल सकता है, ये चार। ठीक है, और कथन की बात करें ना, तो हमारे पास इस अध्याय में कथन मिलेंगे, एक हो सकता है, दो या तीन या चार हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको निष्कर्ष दिया रहेगा। कथन के बाद क्या रहेगा? निष्कर्ष रहेगा, जो जिनकी संख्या एक, दो, तीन या चार भी हो सकती है। और इसके बाद आप क्या मिलेगा? विकल्प मिलेगा, जिन विकल्पों को आपको आंसर बताना है कथन और निष्कर्ष के आधार पर। तो निष्कर्ष से आप कथन निकालोगे और इन कथनों से क्या बताना पड़ेगा? विकल्प, जो आपके आंसर में सही होनी चाहिए। चलिए, जैसे आपको दो कथन दिया है, उसके लिए मैंने विकल्प बना दिया हूं। आपको तीन कथन देगा या चार कथन देगा, उसके आधार पे अलग अलग क्या बनता है? ऑप्शन बनता है। तो ध्यान रखें, मैं यहां दो कथन के लिए दो निष्कर्ष निकाला हूं। ठीक है, तो उन प्रकार के प्रश्नों में कैसा विकल्प रहेगा उसके लिए दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर पहला निष्कर्ष सत्य होता है तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, आई मतलब होता है रोमन संख्या में पहला, आई निष्कर्ष सत्य है, मतलब पहला निष्कर्ष सत्य है, तो किसको लगाना? ऑप्शन नंबर ए को लगाना। अगर दूसरा सही है निष्कर्ष, किसको लगाना है? बी को लगाना है। और दूसरा एवं पहला दोनों असत्य है तो किसको लगाना? सी को। अगर दोनों निष्कर्ष गलत हो गए तो ऑप्शन लगाइए आप कौन सा? सी नंबर। अगर दोनों सत्य है तो लगाओ डी, या अगर ऑप्शन दिया है या तो पहला या दूसरा सत्य है। आपको कंफ्यूज हो रहा है कि पहला सही है दूसरा सही है, तो इस पोजीशन में आपको लगाना पड़ता है ई ऑप्शन। हम इन सभी ऑप्शन के अनुसार आपको क्वेश्चन बना बना के दिखाते चलेंगे, तो किस ऑप्शन को किस प्रकार का निष्कर्ष निकलेगा तब लगाना है। जरूरी नहीं है कि पहला ऑप्शन यहाँ दिया है, क्या दिया है? आई निष्कर्ष सत्य है, भाई हो सकता है वो ई में बिठा दे या वो डी में बिठा दे। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी भी कथन में दिया है निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष हमारा पहला सही निकल रहा है, जरूर नहीं कोई भी ऑप्शन नंबर ए में ही रहे, बी, सी, डी, ई किसी में हो सकता है। और ध्यान रखें, अगर पांच ऑप्शन दिया है, पांच ऑप्शन आपको बैंक मिलेगा, अन्य एग्जाम में पांच ऑप्शन नहीं मिलने वाला। चलिए, अब हम आपको दिखा देते हैं। आप न्याय निगमन की परिभाषा जाने, उसके बाद कथन होता है, निष्कर्ष होता है, उसके बाद विकल्प रहते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं, कथन में आपको बहुत सारे पद मिलते हैं, जैसे उद्देश्य पद रहेगा, विधेय पद रहेगा और संयोजक पद रहेगा। हम तीन पद आपको दिखा दे रहे हैं जो काम के हैं इस अध्याय को पढ़ने में, उद्देश्य, विधि और संयोजक पद। अब उद्देश्य क्या होता है बताइए, किसी को बता सकता है उद्देश्य? जिसके बारे में बताया जाए। ठीक है, तो यहां हमारे पास पहला कथन दिया है, कथन मैंने क्या लिया हूं? राम अच्छा है।
राम अच्छा है। तो भाई जिसके बारे में बताया जाए, यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा कथन में? राम। तो राम ही क्या होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, तो यहाँ बताया जा रहा है राम अच्छा है, तो किसके बारे में बता रहे हैं भाई? राम के बारे। राम क्या होगा? उद्देश्य होगा। अब विधेय की बारी आती, उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए, मतलब उद्देश्य कौन है? राम है। जब राम के बारे में कुछ बताया जा रहा है या उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए, वह कौन होगा? विधेय होगा। ठीक है, और विधेय जान गए तो अच्छा क्या हो जाएगा? विधेय। क्लियर है? अब बात आती है संयोजक पद। अगर हम इस है को अलग कर देते हैं तो क्या बताइए? राम अच्छा है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना? तो आप कह सकते हो राम अच्छा है, राम अच्छा, इतना वाक्य हो रहा है। तो है ही उद्देश्य और विधेय को जोड़ रहा है, यही कहलाता है आपका संयोजक पद। ऐसा पद जो उद्देश्य और विधेय को आपस में जोड़े, वही कहलाता है संयोजक पद। संयोजक मतलब होता है जोड़ने वाला पद। तो उद्देश्य राम हो गया, अच्छा विधेय हो गया, और है क्या हो गया? संयोजक पद हो गया। इतना आप समझा होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे ले लेते हैं। आगे क्या दिया अपने पास? अब मैंने यहाँ बता दिया परिभाषा, कथन, निष्कर्ष, विकल्प। अब यहाँ आपको कथन में देखिए उद्देश्य मिलता है, विधेय मिलता है, संयोजक पद होता है, और यहाँ उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है मैंने बता दिया, और है क्या होता बता दिया। चलिए अब आपको देखना है कथन दिया। कोई भी कथन को आप वाक्य बोल सकते हो या तर्क बोल सकते हो। ठीक है, उसमें इस अध्याय में दो प्रकार के कथन, वाक्य, तर्क बनते हैं। एक होता सर्वव्यापी और एक होता अंशव्यापी। अब सर्व मतलब होता है सभी, व्यापी मतलब होता है व्याप्त। तो हम सर्व को लेते हैं, सर्व मतलब होता है सभी या सब, और अंश मतलब होता है भाग या कुछ हिस्सा। अंश, भाग या कुछ हिस्सा, ठीक है, व्याप्त हो। अब हम बात कर लेते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी किसे बोलेंगे आप? ऐसा कथन, वाक्य या तर्क जो उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी दे। कौन? ऐसा कथन, वाक्य, तर्क जो उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी दे, पूरी, उसे बोलते हैं सर्वव्यापी कथन, वाक्य, तर्क बोला जाता है। ठीक है, अगला लेते अंशव्यापी। क्या होता है अंशव्यापी? ऐसे कथन, वाक्य, तर्क जो उद्देश्य के बारे में या उद्देश्य के विषय में कुछ हिस्सा ही जानकारी देते हैं, मतलब पूरा जानकारी नहीं देते, उस उद्देश्य के बारे में कुछ विषय की ही जानकारी मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? अंशव्यापी कथन, वाक्य, तर्क बोला जाता है। अब यहाँ देखो सर्वव्यापी की बात करें, दो प्रकार के कथन बनेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। यहाँ पर भी क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक। जिस सर्वव्यापी से आपको नकारात्मक अर्थ मिले, मतलब जिस सर्वव्यापी कथन से आपको सकारात्मक अर्थ मिले तो सकारात्मक सर्वव्यापी कहलाएगा, और जिस सर्वव्यापी कथन से आपको नकारात्मक अर्थ निकले कहलाएगा नकारात्मक सर्वव्यापी कथन। क्लियर है? उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस अंशव्यापी कथन से आपको सकारात्मक अर्थ निकले तो सकारात्मक अंशव्यापी कहलाएगा, और उसी प्रकार जिस अंशव्यापी कथन, वाक्य, तर्क से आपको नकारात्मक अर्थ निकले उसे बोलते हैं नकारात्मक अंशव्यापी। आया समझ में कि नहीं आया बताइए जरा। अब इनके बारे में जान लेते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। अर्थ क्या होनी चाहिए? सकारात्मक, यहाँ नकारात्मक, यहाँ सकारात्मक, यहाँ नकारात्मक। चलिए हम आप आगे लेके चलते हैं। जैसे आपको हमने यहाँ बताएं सकारात्मक सर्वव्यापी, नकारात्मक सर्वव्यापी, सकारात्मक अंशव्यापी और नकारात्मक अंशव्यापी। चलिए अब मैं यहाँ पर लेता हूँ सर्वप्रथम सर्वव्यापी के। दोनों किसके हैं? हम यहाँ ए डाल देते हैं, ए नंबर हो जाएगा बी नंबर, तो जे उदाहरण ए के है और जे दोनों हो जाएगा आपके बी नंबर। क्लियर है? ए सर्वव्यापी, अंशव्यापी बी कहला रहा है। तो हम ए का मैंने उदाहरण लिया हूं, एक सकारात्मक और एक है नकारात्मक। तो इनका डायग्राम कैसे बनेगा? हमें इस अध्याय को बनाने के लिए आपको वेन आरेख बनाते बननी चाहिए, जिसे वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, उसके आधार पर आप पहले आप कथन देखेंगे, कथन से निष्कर्ष, तो कथन से आप वेन डायग्राम बनाएंगे, उस वेन डायग्राम को आप निष्कर्ष से मिलाओगे, उसके बाद आपको विकल्प देख के आंसर बताना पड़ेगा। चलिए तो मैं लेता हूं सर्वव्यापी, सकारात्मक, नकारात्मक। पहला है सकारात्मक वाला, दूसरा नकारात्मक वाला। देखो सभी आम फल हैं। देखो अब हम लेते हैं आम। आम यहाँ मैं बना लेता हूँ, वेन आरेख से बताता हूँ।
आम आपको लिख रहे हैं, आम सभी क्या है, फल है। जितने भी आम है सबके सब क्या हो गए, फल हो गए। मुझे बताओ आम क्या है, फल है। तो आम के बारे में बताया जा रहा है, तो आम क्या कहलाएगा, उद्देश्य, और फल कहलाएगा विधेय। आम के बारे में बताया कि आम कैसा है, फल है। तो आम उद्देश्य हो गया, फल विधेय हो गया। हमने आपको बताया था सभी सर्वव्यापी, मतलब जब उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी दिया जाए, पूरी उसे बोलते हैं सकारात्मक सर्वव्यापी। ठीक है, अब सकारात्मक है क्योंकि सकारात्मक मतलब जहां नहीं आएगा, जहां हाँ ही के बारे में जानकारी मिले सकारात्मक, और जहां पर नहीं आ जाए वहां क्या रहेगा, नकारात्मक। तो यहां तो भाई ना की बात ही नहीं हुआ ना, तो सभी आम फल है। सभी मतलब हो गया सर्व, आम मतलब हो गया उद्देश्य, और फल हो गया विधि। यहाँ पर आम के बारे में बताया जा रहा है कि आम सकारात्मक सर्वव्यापी कथन है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, वैचारिक आम है, जितने भी आम हैं सबके सब क्या है, आम है, सभी के सब क्या है, फल है। तो हम भाई आम बना दिए और ये बन गया फल। तो ऐसे आप क्या बनाना है, वैचारिक। ठीक है, अगला दिया है कोई भी आम फल नहीं है। चलिए, मतलब कोई भी आम फल नहीं, मतलब होता है सभी आम फल नहीं है। भाई सभी आ रहा है, सभी किसके लिए होता है, सर्वव्यापी के लिए। अब यहाँ पर कोई नहीं है, इसकी जगह सभी भी लिख सकता था, कोई दिक्कत है नहीं ना। जैसे मैं बोलूँ कि आज क्लास में कोई विद्यार्थी नहीं आया है, तो कोई की जगह लगा दे सभी, तो आज सभी विद्यार्थी क्लास नहीं आए, वही बात हुआ ना। तो कोई भी आम फल नहीं है, तो भाई आम है, आम बना दिए अपन डायग्राम में, आम है जितने भी, कोई क्या नहीं है, फल नहीं है, तो अलग बना दो। ठीक है, आम और फल के बीच में संबंध नहीं है, तो ये कहलाएगा नकारात्मक सर्वव्यापी। सभी तो है, देखो सभी, ठीक है। चलिए सभी, अब कहोगे सभी नहीं तो कोई भी आम फल नहीं, मतलब तो सभी आम फल नहीं है ना, तो क्या हो गया ये सर्वव्यापी। लेकिन क्या लग गया है पीछे, नहीं, मतलब नकारात्मक। उसी प्रकार हम लेते हैं अगला बी नंबर, क्या अंशव्यापी आपको लेकर बताते हैं। अंशव्यापी में दिया कुछ आम फल है, कुछ मतलब होता है भाग, हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा। अब हमारे पास आम दिया, आम क्या है, कुछ फल है, तो हम लेते यहाँ पर आम, आम लिखे यहाँ पर आम बना दिए। अब आम कुछ क्या है, फल, आम कुछ फल है, तो आम इतने हैं आपके में दिखाई दे रहे हैं, इनमें से थोड़े से आम क्या हो गए हैं, फल। तो कुछ हिस्सा, अंश भाग, अंश भाग कुछ, ठीक है ना। तो ध्यान रखें सभी के लिए राउंड राउंड ऊपर बनेगा डायग्राम, और कुछ के हिस्सा बनता है ऐसा वाला बनता है, एक तो चले। अब अगला दिया है कुछ आम फल नहीं है। अब देखो इसको डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास कुछ बोल दिया तो कुछ ये बन गए, ठीक है। हमारे पास हम कह दें कि इस पूरे हिस्से में आम है, रंगीन वाले, ठीक है। यहाँ पर इसने पूरे में आपके पास क्या है, आम है, क्या होगा जी, आम, ठीक है। आम कुछ, अब आम बोला है, आम मैं बना दिया आम, ठीक है। कुछ फल नहीं है, तो यहाँ पर जो आम है कुछ भी हो गया जे, और ये आपका जो डायग्राम वाला है ये आम कहलाएगा। आम कुछ फल नहीं है, तो ये बन जाएगा फल वाला। ठीक के लिए समझ आया नहीं आया बताइए। तो इस प्रकार आपको इस अध्याय को कवर करना पड़ेगा। जो भी दिक्कत हो हम आपको आगे बताते चलेंगे। आज इस अध्याय का बेसिक था जो आपको पढ़कर आना है। इतने बात आपको बननी चाहिए कि कितने वाक्य होते हैं, कितने कथन होते हैं, और विकल्प कैसे दिया रहता है, और आप कैसे हल करना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे आपको, हाँ, इस अध्याय के कम से कम 2 या 3 टाइप बनते हैं, हम उन तीनों टाइप को कवर करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।